अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मकसूद आलम। आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। अच्छा, हमारी बात चल रही थी हिकअप्स के हवाले से। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में हिकअप्स या हिचकी के हवाले से बात की थी और हिकअप्स के पीछे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है और हिचकी की वो किस्म जो कि कुछ देर के लिए रहती है, यानी जिसको हम ट्रांजिएंट हिकअप्स कहते हैं, उसके हवाले से बात की थी। तो आज बात करते हैं, अगर हिचकी मुसलसल रहती है यानी कई के दिन तक, कई के हफ्तों तक रहती है, जिसको हम परसिस्टेंट हिकअप्स या इंट्रैक्टेबल हिकअप्स भी होती है, आज उसके हवाले से बात करते हैं कि इनके पीछे जो है वो क्या असबाब हो सकते हैं। अच्छा, हिचकी की जो कैफियत जो मुसलसल रहती है उसके पीछे कोई हेल्थ कंडीशन हो सकती है और आम तौर पे कुछ हेल्थ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि एक हेल्थ कंडीशन है गर्ल्ड, जिसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज भी कहते हैं, जिसमें कि हम हमारे जो है हमें हाइपर एसिडिटी होती है, हमें चेस्ट पेन होता है और रीगर्जिटेशन होती है, यानी खुराक के अज्जा हमारे मुंह में जो है वो ऊपर की जानिब आते हैं और हमारा मुंह जो है वो तुरश में महसूस होता है। उसके अलावा जो है उबकाई आती है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है। तो जहाँ पे हमें ये सारी सिम्टम्स देखने को मिल सकती हैं गर्ल में, वहाँ पे हमें जो है हिकअप्स भी जो है वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की सोजिश और गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह में भी जो है वो जो हमारा डायफ्राम है वो इरिटेट हो सकता है और जिसकी वजह से हमें जो हिकअप्स या हिचकी की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा हमारी कुछ ब्रेन से रिलेटेड जो है वो हेल्थ कंडीशंस होती हैं। सीएनएस हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज है, जैसे स्ट्रोक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक कंडीशन होती है। तो इन सीएनएस की इन कंडीशंस में भी जो है वो हमें हिचकी जो है देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बाज़ लोग जो लंग्स की मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार होते हैं, जैसे कि निमोनिया के पेशेंट्स हैं या जैसे प्लूरेसी है, जहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है हमारे लंग्स में, जो है वो फ्लूइड की कलेक्शन हो जाती है, तो उससे भी जो है वो हमें हिकअप्स का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे फ्लू है या हर्पीज सिम्प्लेक्स है, और कुछ बाज़ लोग जो है वो कुछ मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, तो उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के तौर पे भी जो है वो हिचकी का सामना करना पड़ सकता है। और ट्यूमर्स हो सकती हैं, लीजन्स हो सकते हैं, और जो हमारी खुराक की नाली है यानी एसोफेगस है उसका कैंसर भी हो सकता है। और इसके अलावा हमारा जो पेंक्रियाज यानी लबलबा है उसका कैंसर भी हो सकता है। और कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं दैट रिक्वायर जनरल एनेस्थीसिया, जिनमें के जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी पेशेंट को जो है वो मुकम्मल तौर पे बेहोश कर दिया जाता है। तो जब जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो गैसेस दी जाती हैं, कुछ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं और कुछ आईवी इंडक्शन एजेंट्स दिए जाते हैं, कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और सांस की नाली में जो है वो एक ट्यूब डाली जाती है जिसको हम एंडोट्रेकियल ट्यूब भी कहते हैं। यानी ये जो जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसके बाद भी बाज़ लोगों को जो है वो हिकअप्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वो तमाम कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हमें परसिस्टेंट हिकअप यानी हिचकी की वो कैफियत जो कि मुसलसल रहती है, उसका जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, हिचकी में क्या कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। जो ट्रांजिएंट हिकअप्स होती हैं जो कि कुछ देर के लिए रहती हैं, आमतौर पे उनमें तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, लेकिन जो परसिस्टेंट हिकअप्स होती हैं उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसा कि हमें निगलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, हमें बोलने में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है, हमें सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो वेट लॉस हो सकता है और हमारी जो है वो नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस तरह के जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर बच्चों में बात की जाए हिचकी के हवाले से, तो बच्चों में भी हिचकी जो हिकअप्स आर मोस्ट कॉमन हमें आम देखने को मिलती हैं और बच्चों में एज सच इसकी कोई वाजे जो है वो वजह सामने नहीं आ सकी। और आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है क्योंकि बच्चे जो है वो उनके पेट में ज्यादा जो है वो एयर लेके जाते हैं, उनके मैदे में ज्यादा एयर होती है, जिसकी वजह से उनका जो पेट है वो एक्सपेंड करता है और जिसकी वजह से डायाफ्राम जो है वो की इरिटेशन की वजह से उनको हिचकी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अगर हिचकी की मैनेजमेंट के हवाले से, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, तो अभी तक एज सच इसका कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, but there are some home remedies that might help by increasing CO2 levels in the lungs and stimulating the vagus nerve, जो कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं और हमारे फेफड़ों में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ाती हैं।
कुछ ऐसी होम रेमेडीज हैं, कुछ ऐसे टोटके हैं जो कि ट्रांजिएंट हिकअप्स में खासकर जो है वो काफी इफेक्टिव होती है। टोटके या होम रेमेडीज क्या हो सकती है? होल्ड योर ब्रेथ फॉर ए व्हाइल, अपने सांस को कुछ देर के लिए रोक लेना चाहिए। और इसके अलावा अपनी आंखों को उंगलियों से जो है वो प्रेस करने से भी जो है वो हिकअप्स में हमें जो है वो अफाका जो है वो होता है। इसके अलावा अपनी जुबान को टिप से पकड़ के उसको पुल करना, यानी जुबान को खींचना, और आइस वाटर जो है उसके गार्गल्स करना और इसको एक एक घूंट करके पीना। इसके अलावा एक बैग को फुलाया जाता है, यानी बैलून की तरह जो है वो बैग, ये बैग पॉलीथीन का नहीं होना चाहिए, यानी जैसे शॉपर वगैरह या पॉलीथीन का बैग नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पेपर बैग होना चाहिए। इस बैग को जो है वो हमने गुब्बारे की तरह फुलाना है और फिर उसी एयर को हमें वापस जो है वो अपने जो है फेफड़ों में लेके जाना है, यानी उसी एयर को दोबारा से अंदर लेके जाना है। इससे हमारे लंग्स में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है और हमें हिचकी को मैनेज करने में जो है वो आसानी होती है। बाइट इनटू ए लेमन, एक लीमू लें, उसको काट लें, उसके पीसेस कर लें और उसको फिर जो है वो बाइट करना है। तो ये भी एक टोटका है, एक होम रेमेडी है जिससे जो है वो हिचकी को मैनेज किया जा सकता है। 1 टीस्पून जो है चीनी का अपने मुंह में रख के उसको आहिस्ता आहिस्ता निगलने की कोशिश करना और डीप ब्रीदिंग करना। तो ये वो होम रेमेडीज हैं जो कि ट्रांजिएंट हिकअप्स में जो है वो काफी इफेक्टिव होती हैं। अच्छा, अगर इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो बहुत सारी जो है बाज अगर हिचकी की कैफियत मुसलसल रहती है और ये जो होम रेमेडीज हैं ये इफेक्टिव नहीं होती, तो बाज दफा फिर कुछ मेडिसिन भी जो है वो देनी पड़ती हैं। तो ये एलोपैथिक में भी इसके हवाले से कुछ मेडिसिन होती है और होम्योपैथिक में भी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल हैं। अगर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो नक्सवमिक है। नक्सवमिक का आमतौर पे उन कंडीशन में दी जाती है जहाँ पे के लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल के हामिल होते हैं, यानी जो पुरतयुश तर्ज जिंदगी जो है वो गुजारते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो शराब पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, और उनको जो डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं उसकी वजह से जो उनका डायाफ्राम जो है वो इरिटेट होता है और उसकी वजह से उनको हिचकी की कैफियत का सामना करना पड़ता है। तो उसमें नक्सवमिका इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडी। इसके अलावा इग्नेशिया हमारा, जहाँ पे ग्रीफी स्टेट्स होती हैं, जहाँ पे इमोशनल स्टेट्स होती हैं और एक्साइटमेंट होती है, जहाँ पे एंजाइटी या डिप्रेशन जो है उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, तो उनमें जो है वो इग्नेशिया जो है वो अच्छा काम करती है। इसके अलावा क्यूपरम मेटालिकम, जहाँ पे हिचकी जो है वो वायलेंट होती है, लाउड होती है और इसके साथ साथ जो है वो स्पेजम्स की कैफियत हमें मिलती है, हमारे मैदे में, हमारे पेट में हमें खिंचाव की कैफियत का सामना करना पड़ता है, तो उसमें क्यूपरम मेटालिकम जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा वराट्रम एल्बम, जहाँ पे ठंडे पसीने आते हैं, कोल्ड स्वेटिंग होती है और उसके साथ वीकनेस का एहसास होता है और शोर वॉमिटिंग होती है आमतौर पे, यानी तुरश जो है वो कह आती है, तो वहाँ पे वराट्रम एल्बम और उसके साथ साथ जो हिचकी की कैफियत होती है तो वहाँ पे वराट्रम एल्बम जो है वो इफेक्टिव होती है। और कार्बोविच भी है, एंड देयर आर सो मैनी अदर होम्योपैथिक रेमेडीज। इसके अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। तो इसके साथ ही हिचकी के हवाले से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।